नमस्कार दोस्तों, ये हमारा आज का चौथा सेट है। इससे पहले हम लोगों ने 3 सेट देख लिया था। इसमें हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर के क्वेश्चंस। जैसा कि मैंने आपको लोगों को बतलाया था कि हर एक सेट संडे संडे हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे, लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसी सेट में ज्ञान बिंदु के ही सेट में इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की निम्न परिभाषा किस अर्थशास्त्री ने दिया है? अर्थशास्त्र कला समूह में प्राचीनतम तथा विज्ञान समूह में नवीनतम एवं सभी सामाजिक विज्ञानों की रानी है। ये जो परिभाषा है ये दिया है प्रोफेसर सैमुअलसन। क्या? प्रोफेसर सैमुअलसन ने। एडम स्मिथ है, इन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अल्फ्रेड मार्शल, इन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। फिलहाल हमारा आंसर यहाँ पर प्रोफेसर सैमुअलसन होगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चंस पे। निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों तथा उत्पाद दोनों पर सार्वजनिक स्वामित्व होता है? इसका राइट आंसर है समाजवादी, अर्थात जिस पर सरकार का हस्तक्षेप होता है। इसमें कोई भी प्रतियोगिता हमें देखने को नहीं मिलती है दोस्तों। पंचवर्षीय योजनाओं 1951 से 17 के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। 11वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रही थी। हाँ, बिल्कुल सही है। कितना रहा था? 7.8%। 5वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सबसे कम थी। नहीं दोस्तों, ये 5वीं में नहीं थी, तीसरी में थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना एक ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें आर्थिक विकास दर सबसे कम थी, और इसी पंचवर्षीय योजना में आज तक कोई भी पंचवर्षीय योजना ऐसी नहीं रही जिसमें कि कृषि के क्षेत्र में विकास दर ऋणात्मक हो। लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना एक ऐसी पंचवर्षीय योजना रही है जिसमें कृषि के क्षेत्र में भी विकास दर ऋणात्मक तक चली गई थी दोस्तों। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर 1। राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली। राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जनक VKRV राव, ऑप्शन नंबर बी को माना जाता है। ये तो भारतीय के संदर्भ में हुआ। अगर हम विश्व स्तर पर जाएंगे तो राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जनक साइमन कुजनेट्स को माना जाता है, और साइमन कुजनेट्स को 1971 में इसी कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों। किसको? साइमन कुजनेट्स को। साइमन कुजनेट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है। आर्थिक विकास सामान्यतः किसके साथ युग्मित होगा? तो स्फीति के साथ, यानी कि मुद्रास्फीति, ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर, एक व्यक्ति को पूर्ण रोजगार में माना जाएगा यदि वह, देखिए दोस्तों ये रटारटन क्वेश्चन है, इसको आपको गेट बाय हार्ट कर ही लेना है। एक व्यक्ति यदि 8 घंटा प्रतिदिन 273 दिन तक काम करता है तो उसे हम रोजगार में मानते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 7 नंबर, ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम फॉर रूरल प्रॉस्पेरिटी नामक रिपोर्ट कौन संस्था जारी करता है? ये करता है अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। विश्व अंडा दिवस कब मनाया जाता है? अक्टूबर माह के द्वितीय शुक्रवार, ऑप्शन नंबर बी। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ये जो बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम है 1976 ईस्वी में पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। विकसित देशों के कार्यबल का अधिकांश भाग किस क्षेत्र में कार्यरत रहता है? जो भी विकसित देश है उसका अधिकांश कार्यबल जो है ना, सेवा क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी। कार्यबल क्या हुआ? एक निश्चित समय के लिए कोई भी व्यक्ति जितने समय तक कार्य करता है उसी को कार्यबल कहा जाता है। और कार्यबल में जो है सो मजदूरी भी एक निश्चित होना चाहिए।
यदि जीडीपी अपस्फीति कारक यानी कि जीडीपी डिफ्लेटर का मान 1 है तो इसका अर्थ क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेटर का मान यदि 1 है तो इसका अर्थ होगा कि कीमत स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर ए। अब है जीडीपी डिफ्लेटर। ये क्या हुआ? जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब होता है चालू वर्ष में जीडीपी और बट्टे स्थिर वर्ष में जीडीपी। अगर चालू वर्ष में जीडीपी और स्थिर वर्ष में जीडीपी बराबर है मतलब 1 है तो इसका मतलब यही होगा कि कीमत स्तर में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब से प्रभावी हुआ है? भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007-8 के रबी फसल से प्रभावी हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ट्रेजरी बिल क्या है? ट्रेजरी बिल है अल्पकालिक प्रतिभूति जिनके माध्यम से सरकार उधार लेती है। आपको याद रखना है कि ट्रेजरी बिल अल्पकालीन है और यह सरकार इन्हीं के द्वारा कोई धन उधार लेती है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। बैंक दर, खुली बाजार की कार्रवाई, लोक ऋण, लोक राजस्व। उपयुक्त में से कौन सा मौद्रिक नीति के घटक है? मौद्रिक नीति के घटक कौन कौन है? बैंक दर है और खुली बाजार की कार्रवाई है। चलिए दोस्तों इसके ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? ये जो है देश का नाम है और ये उसका शेयर मार्केट का नाम है। दोस्तों देखिए हांगकांग इसका शेयर मार्केट हैंग सेंग है, सही है। जर्मनी का शेयर मार्केट बर्लिन है, ये भी सही है। पोलैंड का शेयर मार्केट वार्सा है, ये भी सही है। जापान का शेयर मार्केट टोरंटो नहीं, ये गलत है। हमारा आंसर डी हो जाएगा। जापान का जो शेयर मार्केट है उसका नाम है निक्की। क्या नाम है दोस्तों? निक्की। अब बात रही कि टोरंटो, टोरंटो किसका शेयर मार्केट है? टोरंटो शेयर मार्केट है कनाडा का। किसका दोस्तों? कनाडा। प्रोजेक्ट सशक्त किससे संबंध है? प्रोजेक्ट सशक्त जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गैर निष्पादन संपत्ति एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट की समस्या पर समाधान करने से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक अर्थव्यवस्था सुस्ती की चपेट में है तो निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति परिलक्षित नहीं होती? मतलब वो लक्षण हमें दिखाई नहीं देगा। चलिए देखते हैं दोस्तों। अगर अर्थव्यवस्था सुस्ती में है यानी कि स्लो डाउन है, इसका मतलब है कि उस अर्थव्यवस्था में किसी भी वस्तु का मांग घटेगा। जब मांग घटेगा तो क्या होगा? उत्पादन में साधन जो है कंपनी है वो गिरावट करेगी कीमत में, और जो भी उसके पास सामान पहले से रहेगा उसको कम दामों पर बेचना शुरू करेगा। इससे होगा क्या कि वो अपनी कंपनी में कर्मचारी यानी कि मज़दूरों की छटनी करेगा। जब मज़दूरों की छटनी करेगा तो बेरोजगारी दर वृद्धि होगा, बेरोजगारी में वृद्धि होगा। तो हमें ए तो देखने को मिलेगा, बी में कीमत में ये भी देखने को मिलेगा, सी बेरोजगारी दर में वृद्धि ये भी देखने को मिलेगा, लेकिन मुद्रास्फीति में वृद्धि ये नहीं हमको देखने का मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी ही हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई थी? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 12 अप्रैल 2005। ऑप्शन नंबर ए। ऐसी आर्थिक क्रिया जिनके अंतर्गत लोग दूसरों के लिए काम करते हैं तथा प्रतिफल स्वरूप पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे रोजगार कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित उत्पादों पर विचार कीजिए। चावल, गेहूं, तिलहन। उपर्युक्त में किन खाद्यान्नों पर भारतीय खाद्य निगम यानी कि एफसीआई द्वारा बफर स्टॉक बनाया जाता है? चावल पर भी बनाया जाता है और गेहूं पर भी बनाया जाता है। तो इस प्रकार मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। 1 और 2 दोनों। हाँ, अगर इसमें दलहन रहता तो दलहन भी होता, क्योंकि अभी वर्तमान में चावल, गेहूं और दलहन तीनों को बफर स्टॉक बनाया जाता है। फिलहाल हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या है? चावल और गेहूं।
पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होता है? वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा। एक ही वस्तु एवं सेवा के लिए विभिन्न क्रेताओं से भिन्न भिन्न कीमतें वसूल करने की क्रिया को क्या कहता है? क्या कहा जाता है? कीमत विभेद कहा जाता है। जब पूर्ति चक्र खड़ी एवं पूर्ति वक्र होगा, यहाँ पूर्ति वक्र होगा यहाँ दोस्तों। जब पूर्ति वक्र खड़ी एवं सरल रेखा होता है तो पूर्ति होती है पूर्णतया बेलोचदार। इसका ग्राफ कैसे बनेगा दोस्तों? देखिए ऐसे बनेगा। यहाँ पर होगा आपको क्या? प्राइस, और यहाँ पर होगा सप्लाई। यानी कि सप्लाई कुछ भी हो लेकिन प्राइस एक ही होना हो, इसी को बोला जाता है पूर्णतया बेलोचदार। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन स्थिर लागत नहीं है? बीमे का प्रीमियम, ब्याज, कच्चे माल की लागत, फैक्ट्री किराया। कच्चे माल की लागत ये जो है आपको स्थिर लागत नहीं है, ये कभी भी बदल घट बढ़ सकता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। वैश्वीकरण नीति के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण नीति के जो मुख्य अंग है 4 है। कितने हैं दोस्त? 4। ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। शेर बहादुर देउवा लगातार 7वीं बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? इसका राइट आंसर होगा नेपाल का 7वीं बार प्रधानमंत्री शेर देउवा बहादुर बना है। नवंबर 2022 में चुनाव आयुक्त का पद किसने ग्रहण किया दोस्त? अरुण गोयल। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? TG सीताराम। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसने मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? मलेशिया के जो नया प्रधानमंत्री बना है दोस्तों अनवर इब्राहिम। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय सेना काराबंग इंडोनेशिया में इंडोनेशियाई विशेष बलों के साथ एक द्विपक्षीय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास डैश में भाग ले रही है। किसमें? गरुड़ शक्ति में भाग ले रही है। कौन सा शहर 4 से 7 दिसंबर 2022 तक भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा? उदयपुर। कौन सा शहर दोस्तों? उदयपुर। उदयपुर को झीलों का शहर भी कहा जाता है। ट्यूरिन इटली में अपना पहला छठा ATP फाइनल खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच। ऑप्शन नंबर सी। किस देश की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दी है? ऑस्ट्रेलिया। कासिम जोमार्ट टोकायव को नवंबर 2022 में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? इसका आंसर होगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान का नया राष्ट्रपति कौन बना है? कासिम जोमार्ट टोकायव। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किसे नवंबर 2022 में प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी। रवि कुमार सागर को। रूस के साथ रुपये में व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा निम्नलिखित में से किस बैंक को अनुमति दी गई है? HDFC और केनरा। ऑप्शन नंबर सी। इन 1 और 2 दोनों को। भारत के किस देश के साथ नई दिल्ली में पहला विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया? इसका आंसर हो जाएगा गैबोन। ऑप्शन नंबर डी। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग IPRD का 4था संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? इसका आंसर होगा लद्दाख। ऑप्शन नंबर ए। लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनरी को किस देश का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली परिसर में उद्यमिता सेल और सेंटर ऑफ इनोवेशन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर ए। अश्विनी वैष्णव। भारत सरकार 59वें एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन महासभा 2022 की मेजबानी कर रही है। प्रसार भारती का स्थापना कब हुई है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों
1997 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन नाउ यू ब्रीथ ओवरकमिंग टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड एब्यूज पुस्तक के लेखक है? इसका आंसर होगा राखी कपूर। भारतीय नौसेना ने 4 सर्वेक्षण जहाज़ों परियोजना में से 3 इच्छक का शुभारंभ किया। यह निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया है? ये जो इच्छक है ये बनाया गया है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, और ये जो कलकत्ता में है। कहाँ है? कलकत्ता में। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स ये है आपको मुंबई। देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफ़े कहाँ खोला गया है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कांस फिल्म फेस्टिवल के 75वें संस्करण में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा भारत। 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये तो हो गया है दोस्तों भारत में। शरत कमल का संबंध किस खेल से है? शरत कमल का जो संबंध है टेनिस से, टेबल टेनिस से दोस्तों। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? 107वां स्थान है। संयुक्त सैन्य अभ्यास इकोमरीन भारत और किस देश के बीच हुआ है? ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है इकोमरीन भारत और मालदीव के बीच हुआ है दोस्तों। हंगरी के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हंगरी के प्रधानमंत्री ऑप्शन नंबर डी विक्टर ओबर्न बने हैं। कौन? विक्टर ओबर्न। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब किया करें दोस्तों।